नमस्कार, मैं पीयूषी न्यूज मूवमेंट से न्यूज मूवमेंट हिंदी में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। भारत एक दिन में 3.23 लाख नए कोविड मामले जोड़ता है। मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब है। गर्मी की चिलचिलाती धूप में पुरुलिया जिले में पानी का संकट पैदा हो गया है। पश्चिम वर्धमान जिले में बीते 2016 के मुकाबले काफी कम मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना वायरस से एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। भारत एक दिन में 3.23 लाख नए कोविड मामले जोड़ता है। मरने वालों की संख्या 2 लाख के करीब है। सरकार ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ट्रांसमिशन की श्रृंखला को तोड़ने के लिए एक गहन स्थानीय और केंद्रित नियंत्रण ढांचे को लागू करना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मंगलवार को अपडेट किए गए 3,23,144 लोगों को एक दिन में कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण के साथ भारत का संक्रमण टैली 1,76,36,307 हो गया है, जबकि राष्ट्रीय वसूली दर घटकर 82.54% हो गई है। 2,771 नए लोगों के साथ मरने वालों की संख्या 1,97,894 हो गई है। सुबह 8 बजे यह अपडेट करके दिखाया गया। पिछले कुछ दिनों में सामने आए नए संक्रमणों की संख्या की तुलना में दैनिक मामलों में थोड़ी गिरावट आई है। सोमवार को रिपोर्ट में बताया गया है कि सक्रिय मामले की संख्या बढ़कर 28,82,204 हो गई है, जिसमें कुल संक्रमण का 16.34% शामिल है, जबकि राष्ट्रीय कोविड-19 वसूली दर 82.62% तक गिरकर 82.54% हो गई है। केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों यूटीएस को कोरोना वायरस के संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाने को कहा है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक संचार में सरकार ने कहा कि उन्हें एक गहन स्थानीय और केंद्र नियंत्रित ढांचे को लागू करना चाहिए। अभूतपूर्व स्पाइक को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने पहले ही कर्नाटक के साथ 14 दिनों के बंद की घोषणा के साथ कड़े प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली और झारखंड इस तरह के प्रतिबंधों की घोषणा कर चुके हैं और कई अन्य राज्य रात के कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसे प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करना सुनिश्चित कर रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच कोविड-19 महामारी विकराल रूप लेती जा रही है। यहाँ पिछले 24 घंटों में 16,000 लोग इसकी चपेट में आए हैं, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है। सोमवार को राज्य स्वास्थ्य विभाग ने अपने बुलेटिन में बताया कि पिछले 24 घंटे में 48,562 लोगों के सैंपल जांचे गए हैं, जिनमें से 15,992 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में अब तक कोरोना मामलों की कुल संख्या 7,59,942 हो गई है। 24 घंटे के दौरान राज्य भर में 9,775 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक कोरोना से 6,53,984 लोग ठीक हो चुके हैं। एक दिन में सर्वाधिक 68 लोगों की मौत हुई है। राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 11,009 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 24 घंटे के दौरान 6,149 एक्टिव मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। राज्य भर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या बढ़कर 94,949 हो गई है, जो चिंता वाली बात है। मार्च महीने तक यह संख्या महज 3,000 थी और केवल 25 दिन में अस्पताल में भर्ती मरीजों का आंकड़ा 95,000 तक पहुंचना चिंता का सबब है। महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक राज्य में कुल 1,02,15,358 लोगों के सैंपल जांचे जा चुके हैं। पूरे देश के साथ राज्य में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब अन्य राज्य की तरह बंगाल में भी सार्वजनिक स्थल पर मास्क न पहनने वालों से पुलिस सख्ती बरतेगी। राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया है कि सार्वजनिक स्थल पर अगर कोई बिना मास्क घूमता है तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंस पालन का भी निर्देश दिया गया है। सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी इन मामलों में कार्रवाई कर सकते हैं। बायोफिना, ड्रिंक हेल्दी, स्टे हेल्दी, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, always cover your mouth and nose while sneezing,
Wash your hands regularly. Use sanitizer. Avoid contact with others. Wear mask. Avoid social gathering. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest by Biofina. Drink healthy, stay healthy. For trade inquiry, mail care@rkmgroup.in. Contact toll-free number 1800-258-7060. दक्षिण पूर्व रेलवे का चौथा ऑक्सीजन एक्सप्रेस मंगलवार की सुबह तरल मेडिकल ऑक्सीजन के 6 टैंकरों को लेकर बोकारो स्टील सिटी से भोपाल, जबलपुर और मध्य प्रदेश के लिए रवाना हुई। इन टैंकरों में तरल ऑक्सीजन बोकारो स्टील प्लांट में भर्ती कराया गया। इस ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन की तेजी से आवाजाही के लिए रांची, राउरकेला, झारसुगुड़ा मार्ग पर दक्षिण पूर्व रेल सिस्टम से ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था की गई है। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा बीते 23, 25 और 26 अप्रैल को 3 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन बोकारो स्टील सिटी से लखनऊ और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किए गए थे। दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा रवाना किए गए चौथे ऑक्सीजन ट्रेन को मिलाकर कुल 234 तरल मेडिकल ऑक्सीजन बोकारो स्टील सिटी से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के लिए रवाना किए जा चुके हैं। तरल मेडिकल ऑक्सीजन की भराई के लिए लखनऊ से खाली टैंकर को लेकर रेक मंगलवार की सुबह बोकारो स्टील सिटी पहुंचा है। दक्षिण पूर्व रेलवे जीवन रक्षक गैस के परिवहन के लिए मिशन मोड पर काम कर रहा है और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए बोकारो स्टील सिटी स्टेशन और डीजल लोको शेड में कर्मचारियों को लगाया गया है। लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का परिवहन रेलवे के फ्लैट वैगनों पर रखे रोड टैंकरों के साथ रोल ऑन रोल ऑफ RO सेवा के माध्यम से किया जा रहा है। ऑक्सीजन ट्रेन को गति प्रदान के विभिन्न पहलुओं जैसे अधिकतम गति, रूट मैपिंग आदि की योजना बनाई जा रही है और शीर्ष स्तर पर निगरानी की जा रही है। इसने कोविड प्रभावित रोगियों के लिए ऑक्सीजन का समयबद्ध परिवहन सुनिश्चित किया है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप फॉर सेशन 2021-22 at Durgapur, and for more details please contact 94348222। गर्मी की चिलचिलाती धूप में पुरुलिया जिले में पानी का संकट पैदा हो गया है। इस बार उस समस्या से निजात पाने के लिए बिसरी ग्राम पंचायत ने विशेष पहल की है। कई ग्रामों में सौर पंप स्थापित कर दिए गए हैं। अन्य कई जगहों पर इसे लगाए जाने की योजना पर विचार किया जा रहा है। बिसरी ग्राम पंचायत सूत्रों के अनुसार पीने के पानी की समस्या को पूरा करने के लिए बिसरी ग्राम पंचायत के विभिन्न क्षेत्रों में सौर पंप स्थापित किए गए हैं। मूल रूप से यह बिसरी क्षेत्र में आम लोगों की पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए यह डिज़ाइन किया गया है। नाम बताने के अनिच्छुक एक ग्रामीण ने कहा कि उन्हें बिना किसी बिजली शुल्क के 24 घंटे पीने का पानी मिल रहा है। इसके लिए बिसरी ग्राम पंचायत को बहुत धन्यवाद। दूसरी ओर मान बाजार एक पंचायत समिति के सहायक अध्यक्ष दिलीप पात्रा ने कहा कि ट्यूबवेल और टाइम नल की व्यवस्था होने के बावजूद बिसरी क्षेत्र के लोगों को पारदर्शी तरीके से पीने का पानी मिल सके सोलर पंप लगाए गए हैं। बिसरी क्षेत्र के कई गांवों में शुकापाता, सिकराडी, गाई डुमूर, आनंदपुर, जगन्नाथपुर, मानपुर, शालपाड़ा, दोलदेरा, दोलकिड्डी, पाथर मढ़ा, गोविंद नगर, चिरुविटा, इजाडी, चिरुडी, बिसरी 2 में सोलर पंप लगाए गए हैं। बाद में बिसरी ग्राम पंचायत क्षेत्र के कई स्थानों पर भी सौर पंपों के लगाए जाने पर विचार किया जा रहा है। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल न्यूज मोमेंट। For more detail and for advertisement, contact 9563830285। भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा ECL के निदेशक कार्मिक विनय रंजन को कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक और औद्योगिक संबंध पद के लिए चयन कर लिया गया है। कंपनी सूत्रों के अनुसार कोल इंडिया के निदेशक कार्मिक और औद्योगिक संबंध के पद की दौड़ में कुल 8 प्रत्याशी थे।
इनमें WCL के निदेशक कार्मिक डॉक्टर संजय कुमार, ECL के निदेशक कार्मिक विनय रंजन, WCL के महाप्रबंधक SS वेमुलाकोंडा, NCL के महाप्रबंधक चार्ल्स जस्टर, BCCL के महाप्रबंधक श्रीमती अहुति स्वेन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मीटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SPMCIL के निदेशक मानव संसाधन सुनील कुमार सिन्हा, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के एग्जीक्यूटिव निदेशक P&A कृष्णा कुमार सिंह, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के CMD असीत गोपाल थे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार के लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा मंगलवार की सुबह 9:30 बजे आयोजित बैठक में ECL के निदेशक कार्मिक विनय रंजन के नाम का चयन किया गया। पश्चिम वर्धमान जिले में बीते 2016 के मुकाबले काफी कम मतदान हुआ। सोमवार को मतदान संपन्न होने के बाद चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार को अंतिम आंकड़े जारी किए गए। जिले में कुल 72.3% मतदान हुआ। सबसे अधिक पांडेश्वर में 76.47% तो सबसे कम कुल्टी में 69.14 तथा आसनसोल उत्तर में 69.21% मतदान हुआ। आसनसोल दक्षिण में 70.36, बारवानी में 72.85, दुर्गापुर पश्चिम में 72.6, दुर्गापुर पूर्व में 74.48, जामुरिया में 74.84 तथा रानीगंज में 72.18% मतदान हुआ। गौरतलब है कि 2016 में जिले में 77% मतदान हुआ था। अब कम मतदान का चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ता है, यह तो 2 मई को ही पता चल पाएगा। रानीगंज थाना अंतर्गत तिलक रोड स्थित पब्लिक लाइब्रेरी के सामने एक 2 मंजिला इमारत की बीम टूटकर कुमार बाजार निवासी असीत कुमार दे 34 वर्षीय के सर पर गिरने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। वह पेशे से LIC एजेंट थे। इस संदर्भ में मकान मालिक गिरधारी लाल गेरीवाल ने कहा कि मकान का निचला हिस्सा 20 साल से किराए पर दिया हुआ है, मगर जिसे किराए पर दिया है अपनी दुकान नहीं खोलता है। गिरधारी लाल ने कहा कि इस संदर्भ में कई बार उसको बोला भी गया था, मगर उसने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। उन्होंने कहा कि 2 मंजिला इमारत की ऊपरी मंजिल खाली थी। उन्होंने दावे के साथ कहा कि मकान की हालत ऐसी नहीं थी कि बीम गिर जाए, इसे सिर्फ बदकिस्मती ही कह सकते हैं। वहीं एक स्थानीय निवासी सपन कुमार नाथ ने कहा कि यह मकान काफी पुराना था। अचानक मकान की बीम नीचे से गुजर रहे एक युवक पर गिर गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल में भेज दिया। वहीं मौके पर मकान मालिक को भी हिरासत में लिया। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीच कोरोना वायरस से एक और उम्मीदवार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मालदा के वैष्णव नगर के निर्दलीय उम्मीदवार ने कोरोना के कारण सोमवार देर रात दम तोड़ दिया। बंगाल चुनाव में इससे पहले भी 3 उम्मीदवार की कोरोना से मौत हो चुकी है। मालदा के वैष्णव नगर से निर्दलीय उम्मीदवार समीर घोष की देर रात कोरोना वायरस से मौत हो गई। वे बीते दिनों कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके बाद उन्हें एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है कि भाजपा से टिकट नहीं मिलने के बाद समीर घोष ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा था। 29 अप्रैल को है चुनाव। राज्य के अंतिम 8वें चरण की चुनाव मालदा के वैष्णव नगर में 29 अप्रैल को मतदान है। भाजपा ने यहां से इस बार सिटिंग MLA स्वाधीन कुमार को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने पुराने दिग्गज एजाजुल हक को टिकट दिया है। TMC की ओर से चंदन सरकार चुनावी मैदान में है। इन उम्मीदवारों की हो चुकी है मौत। बंगाल चुनाव में कोरोना वायरस से अब तक 4 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है। जंगीपुर सीट से RSC उम्मीदवार, खरदा से TMC उम्मीदवार और शमशेरगंज से कांग्रेस उम्मीदवार की मौत हो चुकी है। जंगीपुर और शमशेरगंज के लिए चुनाव आयोग ने नए डेट का ऐलान भी कर दिया है। एक और देश में कोरोना कोहराम मचाए हुए है, इसी बीच चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है। बंगाल में मतदान। बंगाल चुनाव का एक और चरण अभी भी बाकी है, फिर वोटों की गिनती होगी। बंगाल में कोरोना संक्रमण का रिकॉर्ड रोज बन रहा है।
इसे लेकर चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठ रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय और मद्रास उच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को कड़ी फटकार लगाई, जिसके बाद अब आयोग ने वोट के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी कि चुनाव जीतेंगे पर जश्न नहीं मना सकेंगे। वहीं बड़ा सवाल है कि जब कोरोना फैल रहा था तो चुनाव आयोग ने बड़ी सभाओं की अनुमति क्यों दी। मद्रास की एक अदालत ने सोमवार को कोरोना की दूसरी लहर के लिए केवल आयोग को दोषी ठहराया। यही नहीं, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने चुनाव आयोग के अधिकारियों की तुलना हत्यारों से की और कहा, हत्या के मुकदमे दर्ज किए जाएं। तभी मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से वोटों की गिनती का ब्लूप्रिंट मांगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि यदि मतगणना के दिन कोरोना को रोकने के लिए पर्याप्त योजना नहीं है तो गिनती बंद कर दी जाए। मद्रास उच्च न्यायालय की फटकार के तुरंत बाद उपायुक्त सुदीप जैन ने राज्य चुनाव कार्यालय के साथ एक वीडियो सम्मेलन आयोजित किया। बैठक में मतदान कर्मचारियों द्वारा 2 मई को मतगणना के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर चर्चा की गई। फिर मंगलवार को चुनाव आयोग ने वोट के बाद विजय जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया। चुनाव आयोग तमिलनाडु, केरल, असम, पांडिचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल विधानसभा बंगाल चुनाव के नतीजे 2 मई को जारी किए जाएंगे। यह नियम सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। राज्य में आखिरी दौर के 8वें चरण के मतदान से ठीक पहले वीरभूम जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष अनुव्रत मंडल को चुनाव आयोग की तरफ से नजरबंद कर दिया गया है। वीरभूम जिले में 29 अप्रैल को मतदान होना है और वहां चुनाव प्रचार की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि मंगलवार शाम 5 बजे से लेकर 30 अप्रैल सुबह 7 बजे तक वीरभूम जिले के कद्दावार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुव्रत मंडल को नजरबंद रखा जाएगा। नजरबंदी के दौरान उन पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी। इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि चुनाव से ठीक पहले अनुव्रत मंडल को नजरबंद किया जा चुका है, परंतु इस बार अनुव्रत मंडल ने चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ कानूनी मदद लेने का मन बनाया है और ऐसा माना जा रहा है कि वे नजरबंदी के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आसनसोल बस्तीन बाजार में इमारत का हिस्सा गिरा। मंगलवार की शाम आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत बर्तन बाजार इलाके में एक बहुमंजिला इमारत का कुछ हिस्सा अचानक धाकड़ गिर गया। इससे पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के ऊपर मलबा गिर जाता तो बड़ा हादसा हो सकता था। एक बहुमंजिला इमारत में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा है और नीचे बहुत सारे व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। यह इलाका हर समय भीड़ भाड़ वाला रहता है। जर्जर भवन का हिस्सा ढहने से लोगों में आतंक का माहौल है। आसनसोल के व्यवसायी सह समाज सेवी गोपाल मोदी का निधन मंगलवार की सुबह हो गया। वे आसनसोल के मोदी लैब के मालिक थे। उनके आकस्मिक मृत्यु से शिल्पार्चन के व्यवसायी और सामाजिक लोगों में शोक की लहर है। व्यवसायी और विभिन्न सामाजिक संस्थानों के लोगों ने उनकी आत्मा की शांति के लिए एवं इस दुख की घड़ी में उनके घर में सुख शांति बने रहे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना की। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आसनसोल जिला बार एसोसिएशन के सभागार में मंगलवार को वकीलों की एक बैठक रखी गई। बैठक में सबकी आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि 5 मई तक आसनसोल जिला अदालत में वकीलों की सीजर वर्क लगातार जारी रहेगी। वहीं 5 मई को दोबारा बैठक कर स्थिति को देखते हुए उक्त मामले पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। ज्ञात हो कि आसनसोल जिला कोर्ट में इसके पूर्व 27 अप्रैल तक वकीलों ने अपना सीज वर्क जारी रखा था। मंगलवार को उक्त सीज वर्क के मामले पर फैसला होना था। इसके बाद सबकी रजामंदी से यह निर्णय लिया गया कि 5 मई तक उनकी सीज वर्क जारी रहने वाली है। वहीं वर्तमान समय में कोर्ट में मॉर्निंग कोर्ट की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो आगामी 21 मई तक जारी रहने वाली है। सनद रहे कि कोरोना वायरस महामारी से लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों के कारण शिल्पांचल का हर वर्ग काफी चिंतित है। उक्त मामले को देखते हुए जिला बार एसोसिएशन की ओर से यह महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि 5 मई के बाद भी अगर हालात में सुधार नहीं आया तो हो सकता है कि यह सीज वर्क और भी बढ़ा दी जा सकती है। वोट देना एक नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है।
वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट से आवेदन करने पर भी वोट डालने का अवसर नहीं मिल पाया। वोट देने की मांग पर आखिरकार आज दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने दुर्गापुर नगर निगम के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने सवाल पूछा, क्या ड्यूटी के कारण हमें अपने मताधिकार से वंचित रहना पड़ेगा? प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार उन सभी ने पोस्टल बैलेट से वोट देने का आवेदन किया था। करीब 1 महीने इसके लिए पत्र भी भेजे गए थे, मगर उनका पोस्टल बैलेट नहीं आया। इधर 7वें चरण की वोटिंग के दिन जब वे अपने अपने मतदान केंद्र पर गए, तब उनसे कहा गया उनकी वोटिंग यहां नहीं हो सकेगी, क्योंकि उनकी वोटिंग पोस्टल बैलेट से होने की जानकारी यहां लिखी हुई है। इस मामले में दुर्गापुर नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के MIC राखी तिवारी ने कहा, ये बिल्कुल सही है, स्वास्थ्य कर्मी अपना वोट नहीं डाल सके, मगर इन सब में दोष हमारा नहीं बल्कि दुर्गापुर के उपमंडल प्रशासन और चुनाव अधिकारियों का है। वहीं स्वास्थ्य कर्मचारी इस बात से नाराज हैं। दुर्गापुर नगर निगम के 253 स्वास्थ्य कर्मी अपना वोट नहीं डाल सके। इन कर्मियों ने चेतावनी दी, अगर वे इस बार मतदान नहीं कर पाए तो वे एक साथ 43 वार्डों में स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर देंगे। बता दें कि मंगलवार को दुर्गापुर नगर निगम की स्वास्थ्य विभाग की MIC राखी तिवारी के कार्यालय में प्रवेश करते समय आंदोलनरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनका घेराव किया और विरोध जताया। उन्हें यह आश्वासन मिला कि उन्हें वोट देने दिया जाएगा। अब देखना यह है कि ये स्वास्थ्य कर्मचारी अपना वोट डाल पाते हैं या नहीं। आज का सुविचार, इस दुनिया में किसी पर बहुत अधिक निर्भर ना रहें, क्योंकि जब आप अंधेरे में होते हैं तो भी आपकी छाया आपको छोड़ देती है।